वेलकम टू श्री क्लासेस। मैं मुस्कान आज आपको इस लेक्चर में नेशनल इनकम कराने वाली हूँ। नेशनल इनकम एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए एंड सबसे ज्यादा डाउट उनको नेशनल इनकम से ही रहते हैं। एंटायर 12th जो भी आप पूरे 12th में पढ़ोगे आपका जो डाउट है वो नेशनल इनकम से ही रहेगा। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपके जो सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, एक एक टर्म आपको क्लियर हो जाएंगी एंड नेशनल इनकम को कंप्लीट करने के लिए इसके पार्ट्स को ही आप फॉलो करो। उसके बाद आपका ऐसा कोई डाउट नहीं है जो रह जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट रेजिडेंट मतलब क्या होता है? कहीं पे रहना। रेजिडेंट मतलब होता है कहीं पे रहना। नॉर्मल रेजिडेंट, आप नॉर्मल रेजिडेंट हो किसी भी कंट्री के, नॉर्मल रेजिडेंट हो किसी भी कंट्री के, तो वो कौन होता है? किस पर्सन को हम बोलते हैं कि ये पर्सन जो है वो नॉर्मल रेजिडेंट है इस कंट्री का। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अ पर्सन और इंस्टीट्यूट मतलब कि कोई भी पर्सन जो नॉर्मली लिव्स इन अ कंट्री, एक कंट्री में रह रहा है और उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स है, मतलब सेंट्रल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब कि जो इकोनॉमिकली इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री में लाई कर रहा है, तो वो बंदा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कहलाएगा। हम क्या समझ रहे हैं कि एक पर्सन है जो एक कंट्री में रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है। सपोज मैं इंडिया में रह रही हूँ और जो मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में ही है, तो मैं यहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट भी कहलाऊंगी। अगर मान लो मैं शिफ्ट हो गई किसी और कंट्री में, अब मैं वहां रह रही हूँ, मान लो मैं यूके में रह रही हूँ और यूके की इकोनॉमी में जो मेरा इंटरेस्ट है वो शिफ्ट हो गया कि मेरा जो इंटरेस्ट है अब यूके की इकोनॉमी में है, तो वहां पे मैं नॉर्मल रेजिडेंट एज अ नॉर्मल रेजिडेंट कहलाने लगूंगी। ठीक है, तो नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? सबसे पहले, अब ऐसा नहीं है कि मैं आज मतलब कल परसों में शिफ्ट हुई हूँ और वहां पे मेरे को ऐसे डिक्लेयर कर देंगे कि ये नॉर्मल रेजिडेंट है, उसके भी कुछ वो रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लॉन्ग पीरियड वहां पे बिताना पड़ेगा, यूजुअली 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर आपको या उससे ज्यादा वहां पे रहना होगा और उसके बाद जो आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री में है या नहीं, वो देखने के बाद आपको बताएंगे कि आप नॉर्मल रेजिडेंट हो या नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट, वहां की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो भी एक्टिविटीज वहां पे हो रही है उसमें आप इंगेज होगे तो आप एक नॉर्मल रेजिडेंट कहलाओगे। नेक्स्ट, आपका जो इंटरेस्ट है वो कौन सा होना चाहिए? आप वहां पे ही अर्न कर रहे हो, वहीं पे स्पेंड कर रहे हो और उसी कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अर्न वहीं कर रहे हो, स्पेंड वहीं कर रहे हो और इन्वेस्ट भी वहीं कर रहे हो, तो आप उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाओगे। ठीक है, अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं वो देख लो। सबसे पहले, इंडियन वर्किंग इन इंडिया, कोई इंडिया का पर्सन है वो इंडिया में काम कर रहा है तो नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया का। ठीक है, फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म, कोई फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए है, मतलब बहुत पीरियड से वो चल रही है, तो वो भी एक नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगी। अब इसमें इंक्लूड क्या नहीं होता? क्या इंक्लूड नहीं होता? कोई टूरिस्ट आ गया, शॉर्ट टाइम के लिए आएगा, हम क्या बात कर रहे हैं, लॉन्ग पीरियड हमें वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लॉन्ग पीरियड वहां पे हमें रहना पड़ेगा। अब कोई टूरिस्ट आया, वो आया घूमा और चला गया, तो उसको तो नहीं बोलेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट है। हमारे जो एम्बेसीज वगैरह होती है उनको उनको भी हम लोग इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इंडियन वर्किंग अब्रॉड फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म, मतलब कि जैसे मैं इंडिया के पर्सन हूँ और मैं अब्रॉड में कहीं काम कर रही हूँ और मेरे को वहां पे काम करते हुए 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे हो गए हैं, तो मेरे को अब इंडिया का रेजिडेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, मैं उस कंट्री की रेजिडेंट हो जाऊंगी क्योंकि वहीं मैं अर्न कर रही हूँ, वहीं स्पेंड कर रही हूँ और वहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? एक आप ऐसे समझ लो कि एक बाउंड्री दे दी आपको और आपको उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना, दैट इज योर टेरिटरी। ठीक है, एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से आपको बाहर नहीं निकलना, दैट इज योर टेरिटरी। तो आप इंडिया में, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, इंडिया में आप देखो जरा, ये जो पिक्चर है इसमें देखो, आप यहाँ ट्रेड कर लो, यहाँ ट्रेड कर लो, यहाँ ट्रेड कर लो, यहाँ ट्रेड कर लो, कुछ भी, या घूमने जाओ या कुछ भी, घूम के आ जाओ या कहीं पे भी आ जा सकते हो आराम से। ठीक है, यहाँ पे आपसे कोई पूछने नहीं आता
कि आप भाई वहां क्यों गए हो या क्या है, आप यहाँ से आराम से ट्रेड भी कर सकते हो। दैट इज योर टेरिटरी, कि वहां पे आपको किसी की परमिशन लेने की नीड नहीं है। ठीक है, कि वहां पे आपको किसी की परमिशन लेने की नीड नहीं है कोई भी काम करने के लिए। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? इट रेफर्स टू द geographical area within the economic activity of a country take place, कि ऐसा एरिया, उसके अंदर ऐसा एरिया जिसके अंदर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जो भी एक्टिविटीज है वो वहां पे होंगी, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो वहां पे होंगी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आ जाता है भाई, मैं जो अर्निंग के लिए जा रही हूँ, अर्निंग के लिए मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ इंडिया के बाउंड्री के अंदर। ये जो आप देख रहे हो, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, इसके अंदर आप कहीं पे भी आ जा सकते हो, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी स्टेट में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी भी स्टेट में जाके अर्निंग कर सकते हो, किसी भी स्टेट में जाके स्पेंड कर सकते हो, आपसे कोई कुछ पूछेगा नहीं। दैट इज योर टेरिटरी। ये एक ऐसा एरिया है जहां पे हमारा इकोनॉमिकली फुल कंट्रोल हो। ठीक है, ये एक ऐसा एरिया है जहां पे हमारा इकोनॉमिकली फुल कंट्रोल हो, या फिर वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हो या बाहर हो, कुछ भी हो सकता है। मेरा फुल कंट्रोल होना चाहिए। जिस चीज पे मेरा फुल कंट्रोल है, बाउंड्री के अंदर है या बाहर है, वो सब मेरे टेरिटरी में आएगा। ठीक है, अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? सबसे पहले हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, लैंड, वाटर, एयर, स्पेस, जितना भी हमारे पास जमीन मतलब लैंड है, जितना भी हमारे पास वाटर है, जो हमारा एयर स्पेस है, वो सारी चीजें हमारी टेरिटरी में आएगी। कि भाई आपने देखा होगा कि वॉर वगैरह जब होता है इंडिया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान हमारे जो अपना अपना एयर स्पेस जो है वो बंद कर देता है हमारे जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं उनके लिए। तो वो क्या करता है, अपनी टेरिटरी को पूरा कंट्रोल कर लेता है कि भाई यहाँ पे इंडिया का कोई भी प्लेन या कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ये टेरिटरी के बेस पे ही डिसाइड होता है। नेक्स्ट, जो हमारे शिप्स है, एयरक्राफ्ट है, जो हम लोग जो है कंट्रोल करते हैं, हम लोग ऑपरेट करते हैं, वो भी हमारी टेरिटरी में आएगा। हमारे एम्बेसीज वगैरह जो अदर कंट्रीज में सिचुएटेड है, हमारी एम्बेसीज जो अदर कंट्रीज में सिचुएटेड है, वो भी हमारी ही टेरिटरी है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफिसेज, ब्रांचेस ऑफ कंट्रीज, गवर्नमेंट अब्रॉड, मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऑफिसेज है, उसके ब्रांचेस है, वो अब्रॉड में है, तो वो भी हमारी ही टेरिटरी होगी। अब ये क्या एक्सक्लूड करता है? ये क्या एक्सक्लूड करता है? हमारी कंट्री में किसी और कंट्री की एम्बेसी हो तो वो हमारी टेरिटरी में नहीं आएगा। ठीक है, लाइक हम इंडिया वाले हैं, इंडिया में यूके की एम्बेसी है, ठीक है, पाकिस्तान की एम्बेसी है, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसीज है, लेकिन वो हमारी टेरिटरी के अंदर नहीं आता, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो लोग कंट्रोल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है फॉरेन जो कंट्री है उनके शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, वो भी हम लोग उस पर कोई हमारा कंट्रोल नहीं है, वो लोग देखेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटरनेशनल मतलब जो अदर कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमारी कंट्री कंट्रोल नहीं कर सकती। एग्जाम्पल देखो, जैसे इंडियन एम्बेसी जो है वो यूएस में है। ठीक है, इंडियन एम्बेसी जो है वो कहाँ पे है? यूएसए में है। तो यूएसए में जो हमारी इंडियन एम्बेसी है वहां पे वो हमारी टेरिटरी के अंदर आएगी। ठीक है, इंडियन एम्बेसी यूएसए में जो है वो हमारी टेरिटरी के अंदर आएगी, उस पर यूएस से कोई भी कंट्रोल नहीं है यूएसए का, और ना ही वो कुछ ऑपरेट कर सकता है वहां पे। अब यूएस की जो एम्बेसी है अगर वो इंडिया में है तो वो हमारी टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? सिंपल सी भाषा में समझो, फैक्टर इनकम वो होता है कि आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है या कोई काम किया है तो उसके बदले में आपको अर्निंग मिली है, उसके बदले में आपको पैसा मिला है। ठीक है, आपने कोई भी सर्विस दी है उसके बदले में आपको पैसा मिला है, दैट इज फैक्टर इनकम। आपने उसके लिए काम किया है, वो मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, ये मैंने कमाया है, तो वो आपने कमाया है, दैट इज फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम इज द इनकम अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे, लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो भी है, उसके रिटर्न में जो मुझे मिलेगा दैट इज माय फैक्टर इनकम। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, मान लो मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ
उस कंपनी में कोई भी काम करने के लिए, मतलब किसी भी पोस्ट पे हूँ मैं, उस पोस्ट पे काम करने के लिए वो मेरे को बदले में सैलरी देते हैं, तो मैंने उनको सर्विस प्रोवाइड करी है तो वो सैलरी अर्न करी है, दैट इज फैक्टर इनकम। ठीक है, अब कुछ फैक्टर इनकम के टाइप्स है वो देख लो। सबसे पहले है वेजेस, आपने काम किया, आपको वेज रिसीव हुआ, जो लेबर को हम लोग पे करते हैं। आपने सर्विस दी है, मतलब आपने घर अपना जो है वो किसी इंडस्ट्री को अलॉट कर दिया है कि हाँ यहाँ पे आप अपना कोई भी काम कर सकते हो कमर्शियल, तो वो आपको रेंट पे करेंगे, तो वो रेंट भी आपने सर्विस दी है तो आपको मिल रहा है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट जो आपको मिलता है, प्रॉफिट जो आपको मिलता है, ये सारी चीजें जो है वो फैक्टर इनकम में इंक्लूड होती है। ठीक है, इसमें फैक्टर इनकम में एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ टीचर फैक्टर इनकम है, रेंट फैक्टर इनकम है, इंटरेस्ट फैक्टर इनकम है, प्रॉफिट अर्न हुआ किसी भी फर्म को वो भी फैक्टर इनकम है। ट्रांसफर इनकम क्या होता है, वो कहता है कि आपने कोई सर्विस नहीं दी है और उसके बाद भी आपको कुछ इनकम रिसीव हुई है। क्या, आपने कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करी, उसके बाद भी आपको इनकम रिसीव हुई है। ठीक है, दैट इज ट्रांसफर इनकम इज द इनकम रिसीव विदाउट प्रोवाइडिंग एनी करेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न। ना मैंने कोई गुड्स बेचा है, ना कोई सर्विस दी है, और दोनों में से कोई काम नहीं हुआ है और उसके बाद भी मुझे इनकम जनरेट हुई है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। अब इसके एग्जांपल्स है, पेंशन जो है, पेंशन जो लोगों को मिलती है, क्या वो उस टाइम सर्विस दे रहे होते हैं कंपनीज को? नहीं दे रहे होते हैं, वो पेंशन आती रहती है। स्कॉलरशिप जो हमें मिलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो ये मिलते हैं हमें, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है कि हम कोई काम नहीं कर रहे और हमें अलाउंस मिल रहे हैं। गिफ्ट या डोनेशन या लॉटरी हम लोगों ने जीत ली, इसके लिए तो हमने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है क्या? इसके लिए हमने सर्विस प्रोवाइड करी है? नहीं करी, लेकिन फिर भी हमने ये अर्न किया है, दैट इज ट्रांसफर इनकम। ठीक है, फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स नाम चाहिए, देखो फाइनली वो तैयार है गुड्स, अब उसमें फर्दर कोई प्रोडक्शन का वो स्टेज नहीं बचा है, वो सेल के लिए रेडी है, कंज्यूम करने के लिए रेडी है, दैट इज फाइनल गुड। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? दैट आर रेडी फॉर फाइनल यूज एंड नॉट यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अब इसमें कोई फर्दर प्रोडक्शन का स्टेज नहीं बचा है और ये फाइनल यूज के लिए रेडी है। ठीक है, अब फाइनल जो गुड्स होते हैं उनके दो टाइप्स है, कंजम्पशन गुड, दिस वन कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड क्या होता है कि भाई कोई भी सामान है, मैंने उठाया, परचेज किया, कंज्यूम कर लिया, खत्म। ठीक है, मान लो ब्रेड है, क्लोथ्स है, मोबाइल फोन है, मैंने उठाया, कंज्यूम किया, खत्म। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जो आप यूज करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए आप यूज करोगे। कंजम्पशन गुड क्या था? खरीदा, खाया, खत्म। कैपिटल गुड क्या है? आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कोई मशीनरी खरीदी, मान लो मैंने रेफ्रिजरेटर लिया, अपने घर में यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, दैट इज कंजम्पशन गुड। अब मैंने रेफ्रिजरेटर खरीदा, वो मैंने अपने आइसक्रीम पार्लर में रख दिया। ठीक है, अब वो आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम पार्लर के लिए वो क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट हो गई, वहां पे वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होगा और मुझे कुछ अर्न करके देगा। ठीक है, दैट इज कैपिटल गुड। क्या है ये? कैपिटल गुड है। दो गुड है, कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। जैसे एग्जाम्पल के लिए लो कि आपने एक रेफ्रिजरेटर लिया है, वो आपने अपने घर के लिए लिया, कंज्यूम कर रहे हो, कंजम्पशन गुड। अब रेफ्रिजरेटर आपने अपनी शॉप में उठा के रख दिया, अब वो शॉप के लिए क्या हो गया? कैपिटल गुड हो गया, वहां हमने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, वो फर्दर मुझे पैसा जनरेट करके देगा, नॉट फॉर रीसेल, रीसेल नहीं कर सकते हम इसको। ठीक है, लेकिन मैंने उसको इन्वेस्ट किया है, वो लॉन्ग टाइम के लिए मुझे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करके देगा। ठीक है, कैपिटल गुड्स। अब एग्जाम्पल है, ब्रेड एक कंज्यूमर ने खरीदा, दैट इज फाइनल गुड। कार परचेज किया पर्सनल यूज के लिए, वो भी फाइनल गुड है। मशीन खरीदी है, मशीनरी खरीदी है किसी फैक्ट्री ने, वो भी फाइनल गुड है, लेकिन फाइनल गुड में वो कैपिटल गुड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, किसकी कैटेगरी में आएगा? कैपिटल गुड की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि एक फैक्ट्री ने परचेज किया मशीनरी और फर्दर उसको इन्वेस्टमेंट जैसे यूज करेगा। इंटरमीडिएट गुड की, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? गुड्स आर दोज गुड
दीज गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल। ठीक है, फाइनल नहीं है, इसमें कोई फर्दर एक प्रोडक्शन की स्टेज बची है एंड वापस से मेरे को इसको रीसेल करना हो, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लो आपको ब्रेड बनाना है, रोटी बनानी है, तो आप आटा खरीद के लेके आते हो ना, तो जो आपने आटा वगैरह ये सब खरीदा, इससे वापस से आप रोटी बनाओगे। एक और स्टेज बची है अभी इसमें प्रोडक्शन की, कि इस आटे से आप रोटी बनाओगे। ठीक है, दैट इज योर इंटरमीडिएट गुड। आटा क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड हुआ। नेक्स्ट है स्टील यूज टू मेक कार्स। जो स्टील है वो हम खरीद के लाए हैं, अब उससे कार बनेगी। स्टील में अभी भी एक स्टेज बचा है जिसको हम यूज करेंगे, स्टील को यूज करेंगे कार बनाने में। ठीक है, एक फर्दर एक स्टेज है। वुड जो है, वुड यूज कर सकते हैं हम लोग फर्नीचर बनाने में। मिल्क जो है वो मिल्क यूज करेगा कौन? जो स्वीट्स वगैरह बनाते हैं वो लोग। ठीक है, वो यूज करेंगे। तो फर्दर या तो रीसेल हो सकते हैं ये गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? जो रीसेल हो सकते हैं, या फिर इसमें एक कोई प्रोडक्शन की स्टेज बची होती है। ठीक है, अब ये जो गुड्स हैं, ये दीज गुड्स कैन बी इंटरमीडिएट और फाइनल डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज। ये इंटरमीडिएट भी हो सकता है, फाइनल गुड भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है इसकी यूसेज पे। कैसे? मान लो एक मिल्क है, मिल्क एक शॉपकीपर ने खरीदा, वो उससे स्वीट्स बनाएगा और बेचेगा। ठीक है, मिल्क शॉपकीपर ने खरीदा, उससे वो स्वीट्स बनाएगा और बेचेगा। मिल्क से ही फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, उसमें एक स्टेज बचा है स्वीट बनने के लिए, एक और प्रोडक्शन का, तो ये इंटरमीडिएट गुड हो गया। अब मिल्क किसी फैमिली ने खरीदा और कंज्यूम कर लिया, तो वो फाइनल गुड हो गया, क्योंकि कंज्यूम कर लिया, खत्म कर दिया, उसको फर्दर रीसेल नहीं किया और ना ही इन्वेस्ट किया। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस की। क्या बात कर रहे हैं? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ध्यान से देखो, इसमें ही इसके जो नेम है, इसमें ही इसकी मीनिंग छुपी हुई है। हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे किस पे? कांस्टेंट प्राइस पे। अब देखो, प्राइस ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आप इसको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोल सकते हो। क्या? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोल सकते हो। ये क्या कहता है? इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में कितना गुड्स एंड सर्विसेज किसी कंट्री ने प्रोड्यूस किया है, वो उसकी जो वैल्यूएशन है उसको हम मेजर करेंगे बेस ईयर के प्राइस पे। बेस ईयर का प्राइस क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा ईयर जिसको हम बेस बना लेते हैं एंड उस ईयर से ही हम लोग आगे के सारे ईयर्स को कंपेयर करते हैं। अभी के लिए जो हमारा बेस ईयर है वो 2011 है। ठीक है, तो जो भी हम अभी इस ईयर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो जो भी हमने 2025 में प्रोड्यूस किया है, उसको हम कंपैरिजन किससे करेंगे? 2011 से। ये हमारा बेस ईयर है। ठीक है, तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या कहता है कि आपका जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है एक ईयर में, वो हम बेस ईयर से कंपेयर करके चलेंगे। ठीक है, तो इसको एक और नाम से हम लोग बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। ठीक है, इसका एक और नाम है रियल नेशनल इनकम। कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए, याद रखना। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड रियल नेशनल इनकम। इस मेथड में जो करंट आउटपुट है उसको हम वैल्यू करते हैं बेस ईयर के प्राइजेस पे। ठीक है, उसके कंपैरिजन में हम लोग इसको वैल्यूएशन देते हैं, जो भी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, ये जो रिमूव करता है, ये प्राइस चेंजेस को रिमूव करता है। जैसे मान लो इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, तो उसको ये रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट शोज एक्चुअल चेंज इन प्रोडक्शन। ये एक्चुअल चेंज इन मतलब कि रियल ग्रोथ जो होती है उसको शो करता है। कौन? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। जो एक्चुअल चेंज आया है एक ईयर में प्रोडक्शन में, उसको ये शो करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके फीचर्स की। इसके फीचर्स क्या है
कि भाई इसमें एक प्राइस कांस्टेंट प्राइस जो है वो यूज हो रहा है, बेस ईयर को जो लेके हम यूज करते हैं, ये इन्फ्लेशन को एलिमिनेट कर देता है। ये जो है मेरे को ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ देगा कि मतलब इकोनॉमिकली कितना ग्रो हुई है हमारी कंट्री, वो ट्रूली बताता है। इसका जो बेस क्वांटिटी है वो चेंज हो सकती है, प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मान लो आपने किसी ईयर में 100 गुड प्रोड्यूस करे, नेक्स्ट ईयर में 200 गुड प्रोड्यूस कर लिए, लेकिन बेस ईयर का प्राइस मान लो 10 है, तो आप दोनों ईयर में 10 ही यूज करोगे। ठीक है, क्वांटिटी देखो चेंज हुई है बट आपका प्राइस जो है वो फिक्स्ड है, तो प्राइस को आपको फिक्स लेके चलना है। इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे ईयर 1 है, यहाँ पे 100 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं और इसने 10 प्राइस लिया है, तो आपका 1000 का प्रोडक्शन मतलब जीडीपी आपकी निकल के आ गई कि इतना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो हमारी कंट्री का है। नेक्स्ट ईयर में 120 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन आप उसको करंट प्राइस लेके चल रहे हो कि 20 रुपीज से हम देख रहे हैं, तो हमें इसमें ये करंट प्राइस को नहीं इंक्लूड करना। हमें क्या करना है, 120 को बेस ईयर का जो प्राइस है दैट इज 10, हमारा बेस ईयर प्राइस क्या था, 10 था, वो 10 लेके ही चलना है, तो 10 से ही कैलकुलेट करना है, तो ये कितना आ जाएगा 1200। ठीक है, 1200, ये कितना आ जाएगा 1200। तो आपका रियल चेंज कितना आया है भाई, पहले कितना था, 100 यूनिट जब प्रोड्यूस कर रहे थे तो कितने प्रोडक्शन थी, 1000 की। ठीक है, 1000 रुपए आपने जो अर्न किए थे। नेक्स्ट आपने जब ईयर 2 में 120 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 1200 रुपए आपने अर्न किए, तो जो टोटल रियल इंक्रीमेंट जो आया है वो कितना आया है, 200 का। ठीक है, मैं सिंपली क्या कह रही हूँ, आपको जो प्राइस है वो चेंज नहीं करना, वो बेस ईयर का ही लेके चलना है, प्राइस करंट ईयर का नहीं उठाना। ठीक है, दैट इज नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, नाम से ही प्राइस कांस्टेंट रखना है। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये अलग अलग ईयर्स को कंपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है, रियल इंक्रीज इन प्रोडक्शन को शो करता है कि कितना जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है किसी एक ईयर में एज कंपेयर जो पुराना ईयर था या फिर जो आने वाला ईयर है उसकी प्रिडिक्शन से हम लोग अगर मैच करें तो इज बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए ये इंडिकेट ही यूज करते हैं, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस ही यूज होता है। यूज्ड इन पॉलिसी मेकिंग, जितने भी हमारे पॉलिसीज वगैरह बनते हैं उसमें भी ये यूज होता है। तो कांस्टेंट प्राइस होता है, रियल इनकम होता है, और ट्रू ग्रोथ मतलब कि जो सच में ग्रोथ हुई है उसको शो करता है। नेक्स्ट हम इस पढ़ते हैं नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस। ठीक है, इसको हम दूसरा नाम क्या बोलेंगे, जीडीपी एट करेंट प्राइस। ठीक है, और इसका तीसरा नाम है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है, क्या बोलते, तीन नाम है, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, जीडीपी एट करेंट प्राइस एंड नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल नेशनल इनकम। अब हम पहले क्या कर रहे थे, जो प्राइस है उसको फिक्स लेके चल रहे थे, कांस्टेंट लेके चल रहे थे, बेस ईयर का लेके चल रहे थे। यहाँ हम क्या करेंगे, जो करंट ईयर का प्राइस है उसी पे मेजर करेंगे कि कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, देखो जरा, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर मेजर एट करंट ईयर प्राइस। जो भी प्राइस अभी प्रिवेल कर रहा है मार्केट में, करंट ईयर का जो प्राइस था उस पे हम मेजर करेंगे। नेक्स्ट इसका फीचर देखते हैं, फीचर क्या है, ये इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जो होगा उससे अफेक्ट करेगा क्या, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आएगा तो उससे अफेक्टेड होगा। इंक्लूड बोथ प्राइस चेंज एंड क्वांटिटी चेंज, क्वांटिटी चेंज भी ये इंक्लूड करता है, प्राइस चेंज भी इंक्लूड करता है। कैसे, अब देखो, जैसे मान लो कि एक ईयर में मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस करी तो करंट प्राइस 10 था, अगले ईयर में मैंने मान लो 150 यूनिट प्रोड्यूस करी है और प्राइस हो गया 15, तो क्वांटिटी भी चेंज हो रही है और प्राइस भी चेंज हो रहा है, तो दोनों के चेंजेस को ये शो करता है।
इसकी कुछ लिमिटेशन है कि ये गुड इंडिकेटर नहीं कहलाता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए ये गुड इंडिकेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन इनकम में बी ड्यू टू प्राइस राइज, प्राइस बढ़ेगा तो इनकम बढ़ जाएगी, तो वो रियल ग्रोथ को नहीं दिखाएगा कि कितना हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन है उसको प्रॉपर शो नहीं करेगा कि कितना प्रोडक्शन हुआ है किसी ईयर में। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखो वही कि ईयर 1 में आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस करी और करंट प्राइस था 10, तो आपकी ये इनकम आई। 100 यूनिट प्रोड्यूस करी, करंट प्राइस था 20, ये इनकम आई। इनकम डबल हो गई बट प्रोडक्शन देखो सेम था। इनकम डबल हो गई, प्रोडक्शन जो था वो सेम था। तो इस केस में हम क्या ये बता सकते हैं कि भाई एक्चुअली कितना प्रोडक्शन हुआ है किसी कंट्री में? हम नहीं बता सकते। ठीक है, ये जो है ग्रोथ को मिसलीड करता है, ग्रोथ जो एक्चुअल ग्रोथ है उसको मिसलीड करता है। एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं। नॉमिनल नेशनल इनकम करंट प्राइस पे जो था, नॉमिनल नेशनल इनकम करंट प्राइस लेके चल रहा था, रियल नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर का प्राइस लेके चल रहा था। ठीक है, जो नॉमिनल नेशनल इनकम है वो इन्फ्लेशन से अफेक्ट होता है, लेकिन रियल इनकम जो है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देता है, एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें प्राइस वगैरह अगर राइज हुआ तो एक्चुअल ग्रोथ का पता नहीं चलता है, किसमें? नॉमिनल नेशनल इनकम में, लेकिन रियल इनकम में हमें एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल ग्रोथ का पता चलता है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था नॉर्मल रेजिडेंट, जिसमें हमने ये बताया था कि कोई पर्सन जो है वो अगर 1 साल से ज्यादा एक कंट्री में रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाए करता है तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी डोमेस्टिक टेरिटरी की, कि एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कर रहे हो, आप फ्रीली कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, कोई आपसे कुछ पूछने नहीं आ रहा, दैट इज योर डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था फैक्टर इनकम, सर्विस प्रोवाइड करी, इनकम जनरेट हुई। इसके पहले हमने पढ़ा था ट्रांसफर इनकम, बिना सर्विस के आपकी इनकम जनरेट हुई है कोई, उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। उसके बाद हमने पढ़ा था फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं भाई? कि जो रेडी है क्या कंज्यूम करने के लिए, रेडी है कंज्यूम करने के लिए, और कोई भी प्रोडक्शन की स्टेज इसमें बची नहीं है। नेक्स्ट हमने इसके बाद पढ़ा इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं कि इसमें एक फर्दर प्रोडक्शन की स्टेज भी बची है और इसको हम रीसेल भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल यूज के लिए नहीं है ये। उसके बाद हम लोगों ने नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पढ़ा, दैट इज बेस ईयर के प्राइस पे आप जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करोगे। उसके बाद हमने पढ़ा है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, यहाँ पे हम करंट प्राइस को लेके चलते थे। ये रियल इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं शो करता, लेकिन जो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस है वो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ को आपको जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो शो करता है आपकी। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब पार्ट 2 में इसके कुछ टॉपिक्स थियोरेटिकली जो हैं वो बचे हैं जो हम करेंगे, एंड पार्ट 3 में हम स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के साथ। जो ये थ्योरीज है ना, ये थ्योरीज ही कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में यूज होगी, तो आपको पता होना चाहिए ये टर्म एक्चुअली है क्या, और ये जो थ्योरी का टर्म है ये न्यूमेरिकल में क्यों यूज हो रहा है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।